Manpreet, there is a network issue in your locality. You were not there in last session. Yes, ma'am. There was network issue. Okay. Sometimes it works and sometimes it goes. Acha, were you able to attend the previous class of accountancy? Previous, yes, ma'am. Okay. Okay, Arman, are you able to understand the accounting? Arman, are you able to understand accountancy? Yes, ma'am. Okay. Chaliye, click at the option start video so that we can start doing what we have done yesterday. Yes, what we have done yesterday, beta. Ritik, you were telling about how you can share your homework in Edunex. Everyone is having the Edunex number. प्रभजोत, आप भी तो लास्ट टाइम मैम प्रभजोत, आप कैसे देखते हो एडोनेक्स में होमवर्क? मैम एडोनेक्स डाउनलोड कर रखा है। हाँ, तो ऋतिक ऐसे करेंगे, एडोनेक्स का ऐप है भारतीयम का, उसे डाउनलोड कर दीजिए, उसको खोलोगे, उसमें कोई पासवर्ड है प्रभजोत? मैं अपना वो डालना है एडमिशन नंबर। हाँ, तो ऋतिक उसमें एडमिशन नंबर डालोगे तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, फिर अपनी क्लास खोलोगे, जहाँ आपको वही आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है? तो उसमें होमवर्क होता है सब कुछ। वैसे जो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ ना, मैं बता ही देती हूँ होमवर्क, लेकिन कभी क्लास मिस हो जाए तो हम एडोनेक्स में क्लास वर्क एज वेल एज होमवर्क दोनों चीजें डालते हैं, ठीक है मैम? यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मुझे भी समझा दीजिए ये वाला ऐप मैम, और मुझे लिंक भेज। एडोनेक्स में ना भारतीयम का ऐप है, एडोनेक्स करके ऐप है भारतीयम का, उसे आप डाउनलोड कर दीजिए। उसको ओपन करने के लिए आप अपना एडमिशन नंबर डालेंगे, वो आपका पासवर्ड है, बस आप एक्सेस कर लेंगे उसे। भारतीयम करके एंटर करना, भारतीयम एडोनेक्स टेक्नोलॉजीज, ये है आपका नाम, ठीक है? एक बार करके देखना, भारतीयम एडोनेक्स टेक्नोलॉजीज, ये ऐप है, ठीक है? नहीं होगा तो फिर बताना, मैसेज कर देना, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी, ठीक है? हाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैम क्योंकि गोपाल सर कह रहे थे ना कि मैंने होमवर्क डाला है और मैम हमें होमवर्क मिला ही नहीं, सर बोले थे तुम्हें सबमिट भी उसी में ही करना है। हाँ, उसमें सबमिट भी उसमें ही करना है। वैसे आपको ना अब होमवर्क उसमें ही सबमिट करना है, फोटो लेके वहीं क्लिक करके उसी में होमवर्क डालना है सबको। तो आज मैं कैसे सबमिट होगा? एडोनेक्स में डालूंगी। एक बार अपना होमवर्क, आज मैंने आपको होमवर्क दिया ना, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो उसमें कर सका, उसमें ट्राई करना कि कैसे उसमें होमवर्क डालना है, हम उससे ही एक्सेस करेंगे आपका होमवर्क, ठीक है? ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, वहां ट्राई करके देखना। ओके मैम। हाँ जी, चलिए, अब वी वर डूइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। नेचर कर रहे थे। हाँ, वही। मैम नेचर वाला एक बार 7th वाला बता देते। हाँ, ये देखो, ये मैंने खोला है, यही था ना बेटा? देखो आगे आपके पास विजिबल है आप? यस मैम, विजिबल तो है, लेकिन मैम उसके आगे वाला पेज था। हाँ ठीक है, ये तो मैं ऐसे रिवाइज करने के लिए लिखा था बेटा। इसमें हमने क्या किया था, पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है, जनरल गाइडलाइंस होती है। इसमें मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करती है मैनेजर्स को टू टेक एक्शन, बट दे आर नॉट द सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम। फिर उसने कहा था कि जो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय द रेगुलर प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर उसने कहा है कि इन प्रिंसिपल्स को ये फ्लेक्सिबल भी हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट, विजिबल है ना बेटा? मेनली बिहेवियर आपको पता है कि जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट, वो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बिहेवियर से। ह्यूमन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसलिए हमें प्रिंसिपल्स को अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें उसने बताया था
कि हमने देखना है कि हर प्रिंसिपल का हर सिचुएशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। जैसे कि उसने एग्जांपल मैंने एक बताई थी डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हमारा कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा तो हम अपना प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क, और फिर उसके बाद हम उसका इफेक्ट देखेंगे कि क्या वर्क को डिवाइड करने से हमारा काम हुआ है या नहीं। तो हर प्रिंसिपल का हमें क्या देखना है, इफेक्ट देखना है। कॉज क्या है, कॉज मतलब हमने उसे क्यों अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद उसका क्या इफेक्ट हुआ ये देखना है। कंटेंजेंट उसने कहा है, कंटेंजेंट का है कि जो हर प्रिंसिपल मैनेजमेंट का है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। उसने कहा है कि जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स को भी हमें चेंज करना पड़ता है अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसने कहा जैसे सपोज करो, इसने एक एग्जांपल दी है, एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि हमें कैसा सैलरी मिले, फेयर और जस्ट। अब उसने कहा फेयर और जस्ट क्या होता है। फेयर और जस्ट की कोई कन्फाइंड डेफिनेशन नहीं है। फेयर और जस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि वो खुद ही बता रहा है, दे इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को कितना समय दे रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। अब बताइए आपको क्या लगता है कि एक टीचर की सैलरी और एक वर्क क्या कह रहे हैं हमारे स्कूल में दीदी हैं, आया दीदी, उनकी सैलरी सेम होगी? नहीं, क्योंकि आया दीदी की कंट्रीब्यूशन स्कूल के लिए कुछ और है, टीचर की कंट्रीब्यूशन कुछ और है। तो उसने कहा है कि कितना जस्ट एंड फेयर होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, क्या एम्प्लॉयर के पास इतना पैसा है, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा है कि वो बहुत सारा दे सके। उसके बाद लिखा है एंड बट ऑल्सो द ओके हाँ, बस इसमें यही है बेटा, एंड ऑल्सो द प्रिवेलिंग कंडीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी प्रिवेलिंग कंडीशंस इन एन एनवायरनमेंट। उसने कहा है कि बाकी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कंडीशन कैसी है, तो हम कैसी सैलरी किसी पर्सन को देंगे वो बहुत सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जस्ट एंड फेयर सैलरी बहुत ज्यादा होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जस्ट एंड फेयर सैलरी क्या होगी, कम होगी। क्यों? जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके लिए ज्यादा होगी सैलरी, वो ज्यादा अफोर्ड कर सकेगी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा अफोर्ड करेगी। तो उसने कहा है कि हमें जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक बेटा, ये 7 ही पॉइंट्स हैं इसके, इसमें देख लीजिए किसी को कुछ पूछना है। टोटल 7 पॉइंट्स है नेचर ऑफ मैनेज, सिग्निफिकेंस, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। मैम हमें कॉपी में तो नहीं लिखने ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना कॉपी में, नो। ठीक है, बस एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन है वो करने हैं ना? हाँ वो करने हैं, और उसके बाद मुझे कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपको अपने बता दूंगी। ठीक है, पीछे के क्वेश्चंस करने। हाँ जी, अगला नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बेटा इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसने कहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले हमने बताया था इसका नेचर क्या है, अब है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने से हमें फायदा क्या होगा, ये मतलब है इसका। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्राइव देयर सिग्निफिकेंस फ्रॉम देयर यूटिलिटी। उसने कहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस कहाँ से पता चलता है कि हम उसे कितना इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा, जो चीज जितनी ज्यादा यूज होती है उसमें उसका फायदा होता है। ठीक है, तो उसने कहा है कि इसकी इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है कि हम इसे कितना यूज करते हैं। They provide useful insight to the manager behavior and influence manager practice. उसने कहा ये प्रिंसिपल्स हमें बताती है मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए और मैनेजर को मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। Managers may apply these principles to fulfill their tasks and responsibilities. Managers इन principles को यूज कर सकते हैं अपना काम करने के लिए और दूसरों से करवाने के लिए। Principles guide managers in taking and implementing decisions. ये लाइन आप बार बार पढ़ रहे हो कि principles क्या होते हैं जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं ताकि वो डिसीजंस ले सके।
It may be appreciated that everything worthwhile is governed by an underlying principle. उसने कहा है कि हर चीज जो होती है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई, हर चीज को एप्रिसिएशन तभी मिलती है जब उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल हो. हम जब कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल हो, तो हमें क्या, जैसे प्रिंसिपल का मतलब है, जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से ही पेपर पढ़ता है, तो ये मुझे उस चीज का फायदा लगता है, तभी तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ. तो उसने कहा है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल गवर्न होगा, तभी उसको एप्रिसिएशन मिलेगी. और प्रिंसिपल कब गवर्न होते? प्रैक्टिस से. अब मैं बार बार क्यों कहती हूँ? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, मैंने खुद प्रैक्टिस किया हुआ है कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है. The guests of the management theorists have been and should be to unearth the underlying principle with the view to using these under repetitive circumstances. उसने कहा है कि जितने भी थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट की थ्योरी दी है, उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को बार बार रिपीट किया है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर यूज किया है, और उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तभी ये प्रिंसिपल बने हैं. उसका कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल बहुत प्रैक्टिस के बाद बने हैं. The significance of principles can be discussed in terms of the following points. अब ये points आपको याद रखने. First point, providing managers with useful insight into reality. इसका मतलब है कि हम मैनेजर्स, जो मैनेजर्स हैं, वो प्रिंसिपल से किस बारे में जान पाते हैं? रियलिटी के बारे में. जैसे कि मैं बता रही हूँ फर्स्ट लाइन, The principles of management provide the managers with useful insight into real world situations. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को रियल सिचुएशन के बारे में बताते हैं. कि जैसे कि मैं बार बार एक ही एग्जांपल लूंगी आपको, डिवीजन ऑफ वर्क. जैसे कि प्रिंसिपल है सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क. इसको देखते ही मैनेजर को समझ आ जाती है कि मुझे काम को बांटना है. क्यों? क्योंकि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब तक आप काम को नहीं बांटोगे, काम अच्छे से नहीं होगा. और इससे क्या होगा? और ये भी कहा गया है कि हर काम एक ही पर्सन को बार बार देना है, रिपीट नहीं करना, अलग अलग को नहीं देना. एक काम एक ही पर्सन को दीजिए. क्यों? क्योंकि उसको वो काम करना आ जाएगा. अगर उसको वो काम करना आएगा तो वो उसमें एरर कम करेगा. हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगी. अगर वो एरर करेगा तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं होंगे, हमारी वेस्टेज होगी. तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क. तो जैसे ही मैनेजर ने ये प्रिंसिपल पढ़ा तो मैनेजर को हिंट हो गया कि सबसे पहले जब भी हमने लोगों से काम करवाना है, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? लोगों में बांट देंगे. हाँ, इसको मैं पढ़ रही हूँ फिर से. Adherence to these principles will add to their knowledge. उसने कहा है जब मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तब उनकी नॉलेज और इंक्रीज होगी. Ability and understanding of managerial situation and circumstances. और इन प्रिंसिपल से वो हर सिचुएशन के बारे में, हर circumstances को अच्छे से समझ पाएंगे. It will also enables manager to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. और मैनेजर्स अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और बार बार अपनी गलतियों को दोबारा से क्विकली सॉल्व करना सीख लेंगे. जो गलतियां हुई हैं अब उनकी नहीं होंगी, क्योंकि उनको गलती को सॉल्व करना आ गया है, नहीं होंगी गलती. As such, management principles increases managerial efficiency. इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को गाइड करते हैं. गाइड करने से उनकी नॉलेज एनहांस होती है, उनकी एबिलिटी होती है, तो ओवरऑल मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़िए, A manager can leave routine decision making to his subordinates. उसने कहा है जो रोज के छोटे मोटे डिसीजन है, मैनेजर ने कहा मैं नहीं लूंगा, मेरे नीचे वाले सबॉर्डिनेट्स लेंगे. And deal with exceptional situations, और जो बहुत टिपिकल सिचुएशंस होंगी, which require her or his expertise by following the principle of delegation. ये प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का मतलब होता है कि मैं अपना काम सिर्फ एक पर्सन को थोड़ा सा बांट दूंगा. देखो मैं अब ध्यान से सुनना, दो वर्ड्स के बारे में बता रही हूँ, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है मैनेजर ने अपने नीचे वाले लोगों को सबको काम बांट दिया, सारे डिसीजंस तुम लोगे, सबको दिया, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन.
डेलीगेशन का मतलब होता है मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे लगा कि मेरी क्लास में चलो एक बच्चा है जो मेरे को लगता है कि हाँ मैं इस पे विश्वास कर सकती हूँ, सिर्फ एक बच्चा, उसको मैंने थोड़ा सा काम दे दिया, उसे बोलेंगे डेलीगेशन। तो डेलीगेशन का मतलब है आपका काम बहुत ज्यादा है, आपने थोड़ा सा काम दूसरे को दे दिया, सिर्फ एक को। डेलीगेशन में हम सिर्फ एक पे फेथ करते हैं, अपना काम सिर्फ एक को देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने से लोअर लेवल के जितने लोग हैं सबको इक्वल मानते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। डेलीगेशन में मैंने पार्शियलिटी की है और किसको काम दिया है, जो कि मेरा सिंसियर चाइल्ड है, जिसके ऊपर मुझे फेथ है। फाइन। तो यहाँ पे उसने क्या पढ़ा है, देखो उसने कहा एक मैनेजर है, उसने जो डिसीजन चाहता है कि उसके सबॉर्डिनेट कुछ सीखें। हम किसी को देंगे ना कि तू डिसीजन लो, इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो पर्सन कुछ सीखे। सपोज करो हमारा मैनेजर है, वो चाहता है कि मैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, मेरे नीचे वाले हैं, उनको मैं कैपेबल बनाना चाहता हूँ। तो वो क्या कह रहा है कि जो रूटीन के डिसीजंस होंगे, रूटीन के डिसीजंस मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि आज सबसे पहले कौन सा यूनिट प्रोड्यूस होगा, या सीक्वेंस क्या होगा आज, ये उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। वो कहता कोई बात नहीं, ये मैं डिसीजन किसको दे देता हूँ, अपने सबॉर्डिनेट को। उसके अंदर 10 लोग हैं, उसने 10 लोगों को डिसीजन दे दिया कि आज आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन सा यूनिट पहले प्रोड्यूस होगा, ठीक। और वो उसने सबको दे दिया, 10 के 10 को दे दिया। उसके बाद एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशन, और कोई बिल्कुल अलग सिचुएशन क्या हो गई कि आपका समय पे काम नहीं पूरा हुआ। ये तो टिपिकल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा कि काम क्यों नहीं हुआ, कौन सी गलती थी, कौन सी मिस्टेक थी, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए, मुझे एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, कभी कभी तो ऐसा होगा हम नहीं काम कर पाएंगे। इसके लिए उसने क्या किया, एक पर्सन को दे दिया, और उसको क्या बोलेंगे, जब वो एक पर्सन को काम देगा उसे बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। तो उसने कहा ये जौन से वर्ड्स हैं, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, इनसे क्या होगी, मैनेजर की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वो अपने छोटे मोटे काम बांट देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद मजे से बैठेगा, इसका मतलब ये है कि खुद वो और इम्पोर्टेंट टास्क को देखेगा, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सुपरवाइज करेगा और उनको गाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या था, प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। इसका मतलब है कि हम जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं, जिसके बिहाफ पे वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनकी एबिलिटी बढ़ती है, उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। डन, पूछना है किसी को इस पॉइंट में कुछ? नो मैम। ठीक है। जसकीरत इज ऑल्सो देयर। जसकीरत, एवरीथिंग फाइन? जसकीरत, शिवानी, ठीक है बेटा, ओके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसने कहा है कि अगर प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल से क्या होगी, हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होंगे। कैसे? क्योंकि हम काम सब में बांट देंगे और एक ही पर्सन काम को बार बार करेगा। वेस्टेज कब होगी, जब वेस्टेज कम होगी तब हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे। अब मैं पढ़ रही हूँ इसे। रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। उसने कहा है कंपनी के पास दोनों रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन भी और मटेरियल भी, लेकिन दोनों की क्या है, कमी है, कम है, लिमिटेड है। दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, इसलिए हमने उनको अच्छे से यूज करना है। ऑप्टिमम मतलब होता है अच्छे तरीके से यूज करना है ताकि कोई वेस्टेज ना हो। By optimum use, we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. अगर आपको सिलेबस पेपर में आ जाता है ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूज का मतलब है कि हमने हर चीज को इस तरीके से यूज करना है कि उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, मिनिमम कॉस्ट हो। Principles equip the managers to foresee the cost and effect relationship of their decision and actions. उसने कहा जो प्रिंसिपल्स है वो मैनेजर को ये बताते हैं कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करने में उसका क्या प्रभाव होगा और वो कैसा एक्शन होगा। हम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो क्या उसको प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या इफेक्ट होगा। As such, the management associated with the trial and error approach can be overcome. ट्रायल एंड एरर पता क्या होता है, करके देख लेते हैं, हो गया नहीं तो नासी, ये होता है ट्रायल। उसने कहा है आजकल का मैनेजर ट्रायल एंड अप्रोच नहीं करता। ट्रायल मतलब जैसे कि क्या क्या कहते हैं, सपोज करो हमने किसी को कहा कि एक बहुत बड़ा होल है,
उसमें बॉल मारनी है। एक पर्सन तो बहुत सोच के निशाना लगा के मार रहा है, और एक कहता है, एक बिना देखे मारता जा रहा है, वो सोच रहा है अगर ये पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो नासी। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो देखी जाएगी, हो गया नहीं तो नासी, उसे बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। तो उसने कहा है जो मैनेजर है वो ट्रायल एंड एरर पे विश्वास नहीं रखता, बल्कि वो क्या सोचता है कि अगर काम करना है तो एफिशिएंट वर्कर को, जिस वर्कर का जो काम है उसको वो काम दो, ठीक है। Effective administration necessitates impersonalization of managerial conduct so that the managerial power is used with due discretion. उसने कहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो अपनी पर्सनल नॉलेज से, अपनी पर्सनल पार्ट से प्रिंसिपल्स को करेंगे, लेकिन इस्तेमाल अपनी मर्जी से करेंगे। फिर से देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है कि मैनेजर्स प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करें, लेकिन अपने हिसाब से, अपने पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से। कैसे? क्योंकि मैनेजर को हर पर्सन का बिहेवियर पता है, हमें पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को चेंज करना पड़ता है। तो हमने ये किसको फ्रीडम दे रखी है? मैनेजर। Principles of management limit the boundary of managerial discretion so that their decisions may be free from personal prejudice and biasness. उसने कहा है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, उन्होंने एक बाउंड्री भी फिक्स कर रखी है कि जो हमारे मैनेजर्स हैं वो इतना ही डिसीजन ले सकते हैं, ज्यादा डिसीजन की पावर प्रिंसिपल्स ने नहीं दिया मैनेजर्स को। क्यों? नहीं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की पक्षपात करेंगे। पर्सनल प्रेजुडिस मतलब होता है एक दूसरे का साथ देंगे। जो मैनेजर होगा वो कभी भी किसी एक पर्सन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन नहीं होगा, उसको हर किसी को इक्वल लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, इन डिसाइडिंग द एनुअल बजट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसने कहा जब हम एनुअल बजट डिफरेंट डिपार्टमेंट का पढ़ेंगे तब हम हर डिपार्टमेंट के बारे में अलग से नहीं सोचेंगे कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, चलो इसका बजट कम कर देता हूं। हम किसके बारे में सोचेंगे? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर से देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। इससे मैनेजर्स को किसके बारे में पता चलता है? प्रिंसिपल से उनको रियलिटी के बारे में पता चलता है, वो हर सिचुएशन को जान जाते हैं, उनकी नॉलेज एनहांस होती है, जिससे कि ओवरऑल उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दे आर टेलिंग, मैनेजर्स जो है, प्रिंसिपल्स जो है, मैनेजर को गाइड करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है। कौन बताता है? ये प्रिंसिपल्स बताते हैं। और प्रिंसिपल्स मैनेजर को बताते हैं कि हर प्रिंसिपल का क्या है, एक इफेक्ट है, प्रभाव है। अगर हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसने यहाँ लिखा है कि जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो मैनेजर्स को कहती है कि आप पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अपने हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट ने एक बाउंड्री फिक्स कर रखी है कि मैनेजर इतने ही डिसीजन दे सकते हैं, और उनको डिसीजंस कैसे लेने पड़ेंगे? सबको इक्वल रखते हुए। आप पर्सनल किसके साथ? प्रेजुडिस या बायसनेस नहीं करोगे। क्लियर है? और बताइए, किसी को कोई डाउट है इनमें बेटा? हाँ जी। मैम नहीं, हाँ जी, ये हमने 3 प्रिंसिपल्स कर लिए हैं बेटा। सॉरी, ये 2 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इसके आगे पॉइंट्स बता दूं फिर बेटा? यस मैम। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए बेटा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? नहीं तो मैं आगे कर देती हूँ। मैम, हाँ बोलो। मम्मी जो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल है ये, उसकी तो ये ना BF WF ट्रेलर के। नहीं, WF टेलर शुरू ही नहीं हुआ अभी बेटा। अभी हेनरी फॉयल और टेलर नहीं शुरू हुआ, उसे बाद में करेंगे। अभी हमारे चैप्टर में पता क्या चल रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। मुझे लगता है ये लास्ट है, इसके बाद सीधा वो FW टेलर शुरू हो जाएगा। ये तो अभी सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम क्यों बनाते हैं, उनका क्या फायदा है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, बस हम ये बताने के लिए है ये।
ठीक है बेटा, चलिए मैं अब आपसे शेयर करती हूँ फिर से। एनी क्वेश्चन टू एनी चाइल्ड? नो मैम। चलिए बेटा आप शेयर करती हूँ, मैं बुक से कराती हूँ। यस, किसी को एनी विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है बेटा, हमने 2 कर लिए थे। सबसे पहले क्या था, प्रोवाइड इनसाइट इनटू रियलिटी। फिर हमने किया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसने कहा है कि और प्रिंसिपल का क्या फायदा है, साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस, डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी डिसीजन लेना है तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं, उसका एक लॉजिक होना चाहिए, उसे बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजन। Decisions must be based on facts, thoughtful and justifiable in terms of the intended purpose. उसने कहा जो हमारे डिसीजंस होने चाहिए कि मैंने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, मुझे डिवीजन ऑफ वर्क करना है, तो ये किसके ऊपर बेस होना चाहिए, एक फैक्ट के ऊपर कि हाँ ऐसे करने से फायदा होगा, और ये जस्टिफाइबल होना चाहिए। जस्टिफाइबल मतलब अरे मुझे दिखाओ कहाँ फायदा हुआ है। तो उसने कहा है कि हर प्रिंसिपल का एक साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए कि अगर मैं प्रिंसिपल कर रहा हूं तो साइंटिफिकली प्रूफ कहाँ है। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। वो टाइमली हम यूज करें और हमारे प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। वो कह रहा है ऐसे प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, इसका सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि रियलिस्टिक हैं, जो कि फैक्ट के ऊपर बेस करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट है ये हेल्प करेगा हमें डिसीजन लेने में। दे एम्फसिस लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ। लॉजिक मतलब इसके पीछे एक कहानी है, लॉजिक है, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है कि हमने मान लिया हाँ डिवीजन ऑफ वर्क से काम हो जाएगा, नहीं, एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब होता है हमने बहुत सारी सिचुएशंस में करके देखा है और वो सिचुएशंस हमारे पास रिटन है, जिससे हमें ये पता चला कि वर्क को डिवाइड करने से काम अच्छे तरीके से होता है। Management decisions taken on the basis of principles are free from bias and prejudice. They are based on the objective assessment of the situation. तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक डिसीजंस होंगे। जो डिसीजंस होंगे वो किस पे बेस करेंगे, रियलिटी पे, लॉजिक पे, ब्लाइंड फेथ नहीं होगा। और जो डिसीजंस है वो किससे फ्री होंगे, बायसनेस से और प्रेजुडिस। ये था साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक का मतलब होता है कि हर चीज के पीछे लॉजिक, ये नहीं कि ब्लाइंड फेथ, हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं, उसका लॉजिक बताइए कि ऐसा क्यों होता है, क्या कैसे पता चला आपको, कैसे किया आपने, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। Although the principles are in the nature of general guidelines, ये आपको पता है कि प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं, but they are modified and as such help manager to meet changing requirement. उसने कहा जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो गाइड करते हैं, लेकिन मैनेजर को उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हमने ये पढ़ा है, तभी तो हमारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के फ्लेक्सिबल हैं। कैसे फ्लेक्सिबल है, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के मैनेजर को गाइड करते हैं कि कैसे कैसे करना है, लेकिन मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रिंसिपल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसे इम्प्लीमेंट करने है हर सिचुएशन में, और सिचुएशन क्या है, चेंज होती रहती है। You must already studied that management principles are flexible to adapt to dynamic business environment. उसने कहा आप ये पहले ही पढ़ चुके हो कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे क्या हैं, फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं। हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि उसने लाइक फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्फसिस डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ एक ही प्रिंसिपल अभी तक बताया है, देखो इसमें भी वही बात हुई है।
उसने कहा मैनेजमेंट प्रिंसिपल किस पे जोर देता है, काम को बांटो और स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है जब हम काम को बांटेंगे, एक पर्सन को बार बार सेम काम मिलेगा, वो पर्सन उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट हो जाएगा। In modern times, this principle has been extended to the entire business. उसने कहा आजकल के समय में ये जौन सा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, ये हर जगह फैल गया है। Whereby companies are specializing in their core competencies and divesting non-core business. उसने कहा है जिसमें कि कंपनीज क्या हो गई हैं, स्पेशलिस्ट बन गई हैं। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो उनका मेन काम है उसमें वो स्पेशलिस्ट हो गई हैं। एंड डिवेस्टिंग नॉन कोर बिजनेस, और जो उनका मेन बिजनेस नहीं है वो उन्होंने क्या कर दिया है, दूसरों को दे दिया है। क्लियर? In this context, one may cite the decision of Hindustan Lever Limited in divesting non-core business of chemicals and seeds. अब देखो उसने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। उसने लिखा है जैसे हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड है, वो किस में डील करती है, बेवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स में। बेवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स क्या है, उसका कोर है। कोर मतलब जो मेन उसका काम है। और वो थोड़ा बहुत क्या देखती है, केमिकल्स और सीड्स, ये उसका नॉन कोर है। मतलब कि थोड़ा बहुत हिंदुस्तान लेवर केमिकल्स और सीड्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन ये उसका कोर नहीं है। तो उसने ये जौन सा काम है वो दूसरों को दे दिया, लेकिन जो उसका मेन काम है वो उसने अपने पास रखा है। इसे बोल दिया डिवीजन ऑफ वर्क। मेन के ऊपर फोकस करो और जो मेन नहीं है वो दूसरों को डाइवेस्टिंग कर दो, दूसरे को दे दो। Some companies are outsourcing their non-core activities, और कुछ कंपनीज क्या करती हैं, आउटसोर्स कर दी हैं। इसका मतलब है जैसे मैं आपको भारतीयम की एग्जांपल देती हूँ। भारतीयम में हमारा कोर काम क्या है, बच्चों को पढ़ाना। भारतीयम में कोर काम है बच्चों को पढ़ाना। तो हम क्या करेंगे, अपनी टीचर्स अपॉइंट करेंगी जो बच्चों को पढ़ाएंगे, ये तो मेन काम है। और दूसरा काम है बसेस को देखना। तो बसेस को देखने के लिए हमने क्या किया, एक पर्सन अपॉइंट कर लिया, ठीक है, जो बाहर से आउटसोर्स कर लिया एक पर्सन। वो क्या करेगा, सब बसेस ड्राइवर सबको देखेगा, हम सिर्फ उसको ऑर्डर करेंगे। तो उसे क्या बोल दिया, आउटसोर्स। तो इससे क्या होगा, हमारा सारी एफर्ट अपनी स्टडीज पे होगी। जो हमारी एफर्ट बसेस में थी वो नहीं जाएगी, वो कौन देखेगा, बाहर का पर्सन देखेगा। ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, आउटसोर्सिंग, इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट बेटा? नो मैम। हाँ जी मानसी, एनी डाउट? नो मैम। मैम इसमें केपीओ भी वही सेम है ना? हाँ वही है, आपने शायद लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है बेटा। हाँ मैम पढ़ा है बेटा, ये वही है, आउटसोर्सिंग में वही बात कर रहे हैं कि हमारी चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। चेंजिंग एनवायरनमेंट चेंज होने से जो मोर इंपॉर्टेंट टास्क है उसके हम ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब कि जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है उसका काम हम डिवाइड कर देंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम आउटसोर्स कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमारी जो अटेंशन है वो इंपॉर्टेंट पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि हमें मेन सोर्स तो वही है ना हमारा, हमें उसी में तो इनकम जनरेट करनी है, उसी में तो एक्सपर्टाइज करनी है। ठीक, आगे है फिफ्थ वन, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सोसाइटी की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसको रीड कर रही हूँ। हाँ लगी क्या, द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, the increased awareness of the public forces business, especially limited companies, to fulfill their social responsibility. उसने कहा कि आजकल पब्लिक को बहुत चीजों की अवेयरनेस हो गई है, तो इसलिए बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें। बेटा पहले लोग ना इतने अवेयर नहीं थे, अब सब लोगों को पता चल गया राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी हर्ड, ये सब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को पता चल गया। अगर कोई एक्सपायर्ड चीज दे देता है तो लोग आरटीए कंप्लेंट कर देते हैं। तो लेयर टेलिंग, लोग क्या हो गए, बहुत ज्यादा इस टाइम अवेयर हो गए हैं। तो बिजनेस को भी बहुत ध्यान से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू दिस डिमांड्स। उसने कहा इसीलिए मैनेजमेंट की जो थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं वे और ज्यादा निकल के आ रहे हैं। ठीक, moreover the interpretation of principles also assumes newer and contemporary meaning with the change in time. उसने कहा है जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई चीजें निकल के आ रही हैं।
So if one were to talk of equity order, it does not apply to wages alone. Value to the customer, care for the environment, dealing with business associate would all come under the purview of this principle. उसने कहा है कि हमें यहाँ पे इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है यहाँ पे नया वर्ड उसने कहा इक्विटी आ गया है. इक्विटी का मतलब होता है हमें कस्टमर को भी वैल्यू देनी है, इन्वायरमेंट को भी देखना है, अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को भी देखना है, सबको इक्वल प्रायोरिटी देनी है. As an application of this principle, we find the public sector undertakings have developed entire township. As for example, Bhel has developed in Ranipur in Hardwar. One may also cite the story of as. ठीक है बेटा, उसने ये कहा है कि इस कंडीशन इनको देखते हुए जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उन्होंने बहुत सारे एरियाज, देखो जैसे उसने कहा है ना कि हमने हर एरिया की ग्रोथ कर दी है. देखो ध्यान से सुनो इसको जरा. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने क्या किया है, पूरा टाउनशिप डेवलप किया है. जैसे कि भेल, BHEL भेल को डेवलप किया है रानीपुर में इन हरिद्वार. One may also cite the story of श्री महिला गृह उद्योग as can be seen. उसने कहा है कि इन चीजों को देखते हुए हमारी जो मैनेजमेंट है उसने हर जगह पे क्या किया है, हर एरिया की ग्रोथ की है, डेवलपमेंट की है, क्योंकि हमने कस्टमर्स को भी वैल्यू देनी है, इन्वायरमेंट को भी वैल्यू देनी है. क्लियर हो गया? फिर से देखिए ऊपर, हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हमने हर किसी को वैल्यू देनी है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि आज का कस्टमर क्या है, बहुत अवेयर है. यहाँ उसने कहा इक्विटी का मतलब है इक्वालिटी हर किसी के लिए. इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्कर को अच्छे वेजेस देने हैं, बल्कि इसका मतलब है कस्टमर को भी वैल्यू देनी है, इन्वायरमेंट को भी वैल्यू देनी है, और जो हमारे बिजनेस के और साथी हैं, एसोसिएट्स हैं, उनको भी वैल्यू देनी है. इसीलिए हमने क्या किया है, अलग अलग शहरों में लोगों को वैल्यू देने के लिए वहां पे नई नई टेक्नोलॉजीज एस्टेब्लिश की हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की हैं, ताकि हम सोसाइटी की हेल्प कर सके. फाइन है. अगला पढ़ाऊं क्या? हाँ जी, हाँ लास्ट वाला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. उसने कहा जो मैनेजमेंट की थ्योरी है वो हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें मैनेजमेंट, कोर मतलब होता है सेंट्रल, बताया था ना, कोर कंसिस्टेंसी मतलब होता है बिल्कुल सेंटर पार्ट. Principles of management are at the core of management theory. As such, these are used as a basis for management training. अब उसने कहा है जब हम मैनेजमेंट में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट की एजुकेशन लेते हैं, जैसे MBA करते हैं, जैसे हम भी तो मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उसने कहा जब आप मैनेजमेंट की रिसर्च करोगे, मैनेजमेंट के लिए अंदर एजुकेशन लोगे, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे जाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे. You must be aware that entrance to management institute is preceded by management aptitude test. उसने कहा है कि जब आपकी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस होगी, जैसे MBA में एंट्रेंस होगी, तो उससे पहले क्या होता है, मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. Do you think that these tests should have been developed without an understanding of management principles and how they may be applied in different situations? उसने कहा है कि ये टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम डिफरेंट सिचुएशन में प्रिंसिपल को इम्प्लाई कैसे करते हैं. These principles provide basic ground for the development of management as a discipline. ये बेटा सिर्फ ना उसने करिकुलम के बारे में बता रखा है, इसमें उसने ये कहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमेशा यूज होते हैं जब हमने आगे कोर्सेज करने हैं, MBA क्या कह रहे हैं, BBA करने हैं, तो इन सब में हमें क्या सिखाए जाते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सिखाए जाते हैं, और ये हमारा करिकुलम का पार्ट है. बस ये लिखा है, ठीक है. आगे देखिए, आगे आते हैं. These principles enable refinement of management practices. मैं स्टार्टिंग से ऊपर से पढ़ रही हूँ. These principles enable refinement of management practices as well as facilitating the development of new management techniques. वो कह रही है इन principles को पढ़ के ही हम नई techniques के बारे में जान पाएंगे. Thus we say that techniques like operation research, बेटा ये different subjects हैं, आपके में नहीं है, ये advance में आगे जाके MBA BB में आते हैं. उसने कहा है जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च है, OR है,
कॉस्ट अकाउंटिंग है, जस्ट इन टाइम, कैनबन एंड केजन, दिस हैड डेवलप्ड ड्यू टू फर्दर रिसर्च। बेटे इनकी ना आपको कोई पेपर में डेफिनेशंस नहीं आनी है, इन्होंने सिर्फ एग्जांपल दे रखी है कि हमें ये सारी चीजें पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आने चाहिए। In conclusion, it can be said that understanding the meaning, nature, and significance of principles of management will help us to appreciate their applicability in real life situation. उसने कहा है कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने बहुत जरूरी है, तभी हम रियल लाइफ सिचुएशन में compete कर सकते हैं। As stated at the beginning of the chapter, management principles have undergone a long history of evaluation. जैसे कि बेटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद है मैंने बताया था कि जो F.W. टेलर है, हेनरी फॉयल है, ये कौन से बिलोंग करते हैं? क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। और आपको ये भी बताया था कि अभी तक बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी हैं। What follows is the description of the management principle pertaining to the classical school. ये क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड है। More precisely, those founded by F.W. Taylor and Henry Ford. अब उसने कहा है कि हम किस में पहुंच गए हैं? क्लासिकल थ्योरी में। अब हम क्लासिकल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? F.W. टेलर के बारे में और हेनरी फोर्ड के बारे में। तो आपने अभी तक 2 पॉइंट्स किए हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको फिर से बता देती हूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 पॉइंट है, 5 या 6। सबसे पहले क्या है? Provide insight into provide managers with useful insight into reality, कि हम की मैनेजर्स को रियलिटी के बारे में बताते हैं, मैनेजर्स की नॉलेज इंक्रीज करते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल्स के थ्रू हमारे रिसोर्सेज की क्या होती है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है। फिर उसने कहा है जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो लॉजिक पे बेस करते हैं, ब्लाइंड फेथ पे नहीं करते। फिर उसने कहा है कि हम प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद उसने कहा है जो प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं, वो इक्विटी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, इन्वायरमेंट को, बिजनेस एसोसिएट को। फिर लास्ट में उसने कहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जरूरी हैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, एडुकेशन के लिए और रिसर्च के। फाइन, अब बता दीजिए आप इसमें से कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लेट मी नो। किसी को कोई डाउट? हाँ, नो मैम। नो बेटा, कल हम जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज वाला थोड़ा सा बोरिंग था ना, ये नेचर और सिग्निफिकेंस, लेकिन कल हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फोर्ड और F.W. टेलर। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स है, ठीक है? ये थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। बेटे आप देखिए कि जो एनसीईआरटी के बैक के क्वेश्चन पढ़े हैं, कि आप उसमें से कुछ कर सकते हो 1, 2, 3 क्वेश्चन, क्योंकि आपने करने हैं। तो व्हेनेवर यू गेट द टाइम आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है? एनी डाउट टू एनीवन? मैम हाँ जी बोलो। मैम एक बार आप बता दोगे कि आपकी बुक में क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं? एनसीईआरटी के हमारे डिफरेंट बेटे आपके पास जो है आप वही करोगे, मेरी बुक तो किसी से मैच ही नहीं कर रही है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, एड्यूनेक्स का यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? किसका? मैम एड्यूनेक्स का। बेटा उसका यूजर नेम पासवर्ड, बेटा पासवर्ड एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर है। प्रभजोत यूज करती है, एडमिशन नंबर है। मम्मी पासवर्ड भी एडमिशन नंबर है। प्रभजोत पासवर्ड भी एडमिशन नंबर है। किरणजोत आप करोगे ना, एक बार प्रभजोत से पूछना बेटा। मैम ओके। हाँ एक बार इसको कॉल करके पूछना, नहीं पता चलेगा तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगी। व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर देना, मैं बता दूंगी, फिर कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है? मैम इनवैलिड आ रहा है। क्या इनवैलिड आ रहा है तुम्हारा पास? वो एडमिशन नंबर? मैम यस मैम मोबाइल नंबर लगता है मैम पासवर्ड शायद। नहीं मोबाइल नंबर नहीं कहीं भी लगता बेटा, एडमिशन नंबर ही लगता है, मोबाइल नंबर नहीं लगता। एक बार अपना नाम डाल के देख। यूजर नेम की जगह पे नाम डालना है? नहीं, यूजर नेम की जगह एडमिशन नंबर और पासवर्ड की जगह अपना नाम डाल के देख। किरण एक बार ट्राई करना, नहीं तो मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप में कि मैम नहीं हो रहा, फिर मैं बता दूंगी आपको कंफर्म करके। मैम नहीं हो रहा, मैम आप बता देना।
ठीक, मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना कि मैम लेट मी नो, ताकि मुझे याद रहेगा। ठीक है मैम हमें ही बता देना मैम, हमारा भी नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता दूंगी। ठीक है, अभी क्लास है आपकी नेक्स्ट कोई? नहीं मैम मैम हाँ जसकीरत बताइए। आज मैम नहीं ये है जो मैम। सॉफ्ट स्किल की क्लास है मैम, ये किस लिए है? अच्छा ओके, वो तो बहुत जरूरी है जसकीरत। हाँ चलो ठीक है, ओके बेटा देन, ओके 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 मैम बाय। पूछ रहा हूँ किस लिए है?